हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर डिटर्मिनेंट जो यूनिट 5 है इन अदर ब्रांचेस एंड AIML में यूनिट 1 है। ओके, सो क्योंकि सेम चैप्टर है इसलिए सिर्फ चैप्टर के यूनिट में बता रही हूँ डिफरेंशियली, बाकी सब एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है उसमें। सो हम आते हैं इसके सबसे पहले कंटेंट की तरफ। सिलेबस कंटेंट है डेफिनेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, expansion of determinant of order 2 cross 2 and 3 cross 3, Cramer's rule to solve the simultaneous equation in 3 unknowns, which is the application of determinant. Okay, so determinants की तरफ पहला कदम अभी let the given two equations। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आते हैं हमें, डिटर्मिनेंट जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो होता क्या, एक्चुअली आया कैसे है, उसको सॉल्व करने का वो जो तरीका बताते हैं हम, जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से। सो वो भी इक्वेशंस में से ही मिला है। जब हम टू इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से मतलब हमें आइदर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं दो इक्वेशंस यहाँ कंसिडर किए गए हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, two equations a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, ये दो इक्वेशंस हैं। अब अगर हमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x या y इनमें से किसी एक कोएफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को और a1 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से क्या होगा, x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि x दोनों x जो है पॉजिटिव है, दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हम एक x जो है एलिमिनेट करें, तो उसके बाद y वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। सो हमें a1 से मल्टीप्लाई, जब a2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 इस तरह से मिलेगी a1 a2x प्लस a2 b1y इक्वल टू a2 c1। वैसे ही इक्वेशन 2 को जब a1 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2x प्लस b1 a2y इक्वल टू a1 c2 मिलेगा, और हमें माइनस करना है, मतलब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन की ये साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें आगे मिलेगा a2 b1x, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास क्या, a2 b1y एंड a2 y ये बच रहा है माइनस में। सो और ये दोनों बच रहे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा a2 b1 माइनस a1 b2 y एंड a2 c1 माइनस a1 c2। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन चेंज कर दी दोनों तरफ हमने, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से ऑन बोथ द साइड, तो हमें ये मिला। ये इसलिए किया गया है क्योंकि डिटर्मिनेंट को हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताना है इसीलिए हम ऐसा करें। अब जस्ट y की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें इसका जो कोएफिशिएंट दिया गया है उसे थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमें y का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे और y की एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें यहाँ मिल चुकी है। इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नोन मेथड जो हमारा वेरिएबल एलिमिनेशन का है उस तरह से। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कोएफिशिएंट। सपोज करो अगर ये कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो y की वैल्यू तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये कोएफिशिएंट, और इसी कोएफिशिएंट को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में वेयर a1 b2 a2 b1 इज कॉल्ड, यानी जो ये कोएफिशिएंट है उसकी बात करें, एलिमिनेंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज a1 b1 a2 b2 विच इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो जो हमारे ये a1 b2 माइनस a2 b1 है इसे एलिमिनेट कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1।
इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 या ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से इवैल्यूएशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का क्या रहता है? डिटर्मिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सेम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट called as rows and vertical arrangement called as columns enclosed between two vertical bars। ठीक है, 4 elements in general क्या है? arrangement of the numbers in same number of horizontal arrangement called rows and vertical arrangement called columns। तो जो भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कंपल्सरी यहाँ पे क्या कहा गया है? सेम होने चाहिए। और वर्टिकल बार से उसको एनक्लोज किया जाता है उस अरेंजमेंट को, और इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा A1 B1 A2 B2, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 and 2, इसलिए इसको 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। एंड वर्टिकल बार से एनक्लोज किया जाता है इस अरेंजमेंट को। सो इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। ये इन जनरल डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन थी। इट इज डिनोटेड एज डेल्टा और डी से या डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है, यानी हम इसे डी और डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे A1 B1 A2 B2 जैसे मैंने बताया, ये एक डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, एलिमिनेंट भी कह सकते हैं। और ये क्या है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज है, एनक्लोज बाय वर्टिकल बार्स। और नेक्स्ट लाइन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के लिए हम देख रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 2 क्रॉस 2। Determinant of order 2 cross 2 is arrangement of 4 elements or numbers in 2 rows and 2 columns enclosed by vertical bars। Okay, so 2 cross 2 में अरेंज किया जाता है, यानी 4 एलिमेंट्स हैं, उसको 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज किया गया है, वर्टिकल बार से एनक्लोज किया गया है। अभी हमने जो एग्जांपल देखा इसी का एग्जांपल है, जिससे हम देख रहे हैं A1 B1 A2 B2 वर्टिकल बार से एनक्लोज किया जा रहा है, इसको डी से डिनोट किया गया है। एंड दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक्सपांशन और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो अगर हम सपोज करें D A1 B1 A2 B2 इन जनरल हमने किया है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब यहाँ पे इसको A1 B2 जिस डायगोनल पोजीशन में है उसे प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। ये रहता है प्रिंसिपल डायगोनल। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये सेकेंडरी। कौन सा? A1 A2 B1 जिस डायगोनल अरेंजमेंट में है उसे सेकेंडरी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा A1 B1 A2 B2 ये अरेंजमेंट है। A1 B1 जिस रो में आते हैं उसे फर्स्ट रो, जिस रो में A2 B2 है उसे सेकेंड रो कहा जाएगा, ओके। और जिस कॉलम में A1 A2 आते हैं उसे फर्स्ट कॉलम कहेंगे, B1 B2 जिसमें आ रहे हैं उसे सेकेंड कॉलम कहते हैं। सो ये रहा आपका कॉलम इन रोज में, जिस तरह से हम एलिमेंट्स बता सकते हैं, A1 कौन से कॉलम कौन से रो में है बता सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल हमें जानना था, वो मैंने बताया। A1 B2 जिस डायगोनल अरेंजमेंट आते हैं उसे प्रिंसिपल डायगोनल, A2 B1 जिस डायगोनल अरेंजमेंट में आ रहे हैं उसे सेकेंडरी डायगोनल कहा जाता है। सो जैसे डेफिनेशन दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मतलब A1 एंड B2 का प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल भी कौन सा एलिमेंट है? A2 B1, सो A2 B1। और नेक्स्ट लाइन, सो A1 B1 A2 B2 यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? A1 B2 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑन सेकेंडरी डायगोनल। सो इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एक सिंगल वैल्यू मिलेगी आपको। 0 मिल सकती है, नेगेटिव मिल सकती है, ठीक है, पॉजिटिव मिल सकती है। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देख लेंगे। डिटर्मिनेंट इक्वेशन मतलब डिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
एक इक्वेशन है, मतलब इक्वेलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है किसके बीच में, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 और 0 के बीच में, ठीक है, जिसमें एक अननोन होगा। इसमें जो एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के, जो 4 एलिमेंट्स, उसमें से एक अननोन होगा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई इक्वेशन में ये डिटर्मिनेंट दिया गया है। सो हम उसको 2x2 का फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन, determinant of order 3x3. Determinant of order 3x3 is arrangement of 9 elements or numbers in 3 rows and 3 columns enclosed by 2 vertical bars. For example, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा सेकेंड रो, ये रहा थर्ड रो। वैसे ही A1 A2 A3 किस में आता है, फर्स्ट कॉलम में, B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम में। जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उन्हें हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उन्हें रोज कहते हैं। और ये थर्ड कॉलम, ओके, ये रोज होता है और ये कॉलम्स होते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लीडिंग डायगोनल है, वो भी A1 A2 B3 ये एलिमेंट्स है उसमें, ओके। और नेक्स्ट लाइन, एक्सपांशन और वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने अभी कंसिडर किया है डी ये है, तो इसका फॉर्मूला 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो इसका फॉर्मूला किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसे बताती हूँ, ओके। तो अभी आप फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ले लो, दैट इज A1, ठीक है। जिस रो जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करके बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, जिस रो जिस कॉलम में आते हैं, ठीक है, जिस रो जिस कॉलम में फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है उसको कैंसिल करो, बाकी जो बचता है A2 A3 C2 C3 उसको डिटर्मिनेंट 2x2 के फॉर्म में लिखो, प्लस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट किस रो किस कॉलम में आता है उसको डिलीट करो, ठीक है, उसको डिलीट करो। ये फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट जिस कॉलम जिस रो में आता है उसको डिलीट करो, बाकी जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखो। यही वे है, ये इजी है। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंशन करोगे इसको। एक्चुअली में अगर हम सिंपल एंड जनरल डेफिनेशन में कहें तो ये कोई कोफैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, कोफैक्टर से रिलेटेड है। सो उसको कहा जाता है सम ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में इस तरह से ध्यान में रखना, फर्स्ट रो के वे में ही याद रखना है, यही इजी वे है। इसके बाद हम 2x2 के जो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू B2 C3 इंटू B3 C2, फिर माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, इस तरह से एक्सपांड करेंगे और अब ये सिंगल वैल्यू में हमें मिल ही जाएगा। तो इस तरह से हम 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3x3 क्या रहता है, तो डिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3x3 इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसमें हमें 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट हो इक्वल टू 0 या कोई वैल्यू कुछ भी दिया हो, ठीक है, जिसमें इस डिटर्मिनेंट में एक एलिमेंट जो है वो अननोन होगा, दैट इज x यहाँ पे बोला गया अननोन है। सो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। और नेक्स्ट लाइन, Cramer's rule to solve the simultaneous equations in 2 and 3 unknowns. Cramer's rule for 2 unknowns. इसके लिए हम लोग क्या सपोज करेंगे कि हमारे पास वो इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में, और सपोज करो वो है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल यूज करके। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल
इज गिवन बाय, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने हैं. सो एक्स और वाई बाय क्रैमर्स रूल dx अपॉन डी एंड वाई dy अपॉन डी प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल टू 0. अब ये d dy dx क्या है, उसका एक्सपांशन देखते हैं. वेयर d इज डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल x एंड y. यहाँ पे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट इक्वेशन में x और y के जो कोएफिशिएंट है वो एज अ फर्स्ट रो एलिमेंट्स लिखेंगे a1 b1. फिर सेकेंड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है x और y के a2 b2 उसको एज अ सेकेंड रो एलिमेंट्स लिखेंगे a2 b2 एनक्लोज बाय वर्टिकल बार्स. ये हमें मिला डिटर्मिनेंट d, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है क्रैमर्स रूल से, तो उसके लिए हमें d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ज्योमेट्रिकली अगर मैं बताऊं आपको, जो ये हमें इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की है, एक्स वाई में जो इक्वेशन दी गई है स्ट्रेट लाइन की है. सो दो स्ट्रेट लाइन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, और d नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें d नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा. और d 0 मिलने का मतलब जहाँ पे हमारा क्रैमर्स रूल फेल होगा, उसका मतलब है कि आइदर दोनों जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं और या दोनों लाइन पैरेलल है. इन दो सिचुएशन में हमें d 0 मिलेगा. तो d 0 हो गया मतलब क्रैमर्स रूल यहाँ वर्क नहीं करेगा. फिर चाहे पूरी लाइन सॉल्यूशन हो या दोनों पैरेलल लाइन के लिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता, लेकिन दो लाइंस अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो ऑल पॉइंट्स आर दी सॉल्यूशंस. पर अगर जो क्रैमर्स रूल है वो फेल है फॉर कोइंसाइड ऑफ टू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है पैरेलल लाइंस के लिए. सो डी जो है वो 0 तभी मिलता है. d नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे कोई तो यूनिक पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें d नॉट इक्वल टू 0 चाहिए. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स x एंड y हम इस तरह से लिखेंगे, जिसे डिटर्मिनेंट d से डिनोट किया जाता है. ये नॉन जीरो होना ज़रूरी है, पहले हम चेक करेंगे कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, उसके बाद हम dx फाइंड आउट करेंगे. अब dx क्या है, डिटर्मिनेंट d में ही जो a1 a2 यानी x की कोएफिशिएंट है उसे c1 c2 से रिस्पेक्टिवली रिप्लेस करेंगे. यानी a1 की जगह c1 लिखेंगे, a2 की जगह c2 लिखेंगे, यानी कॉन्स्टेंट्स जो हैं इक्वेशंस के. ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये डिटर्मिनेंट जो मिला ये इसे हम कहते हैं dx. ओके, उसके बाद इसमें बताया गया है दैट इज a1 a2 इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट c1 c2 रिस्पेक्टिवली एंड dy is a1 c1 a2 c2 with a determinant d in which coefficients of variable y डिटर्मिनेंट d में जब हम y के कोएफिशिएंट c1 c2 से रिप्लेस कर देते हैं तो जो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसे हम dy कहते हैं. यानी हमने क्या किया है, b1 b2 जो है उसको रिप्लेस किया है कांस्टेंट c1 c2 से. सो इस तरह से हम dx dy और d फाइंड आउट करेंगे और इन फॉर्मूलीज में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. प्रोवाइडेड d इज नॉट इक्वल टू 0, तो ही क्योंकि आप देख रहे हो d किस में है, डिनोमिनेटर में है, d 0 हो गया तो ये वैल्यूज जो है वो इन्फिनिटी जाएंगी, यानी कि नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो क्रैमर्स रूल 2x2 के लिए इस तरह से हम यूज़ करते हैं. अब उसका मेथड है, अब 3x3 के लिए देखते हैं. टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 एंड 3 अननोन्स में से 2 देखा हमने, अभी सेकेंड पॉइंट है 3 अननोन्स की अगर इक्वेशन दी गई है तो किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से. सबसे पहले 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल कंसिडर करेंगे. a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 से 1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 से 2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 से 3. अब सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल इज गिवन बाय, इसका रूल एक्स वाई जेड की जो हमें वैल्यूज चाहिए साइमल्टेनियसली जो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करे वो है बाय क्रैमर्स रूल dx अपॉन डी, y इज dy अपॉन डी एंड z इज dz अपॉन डी प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल टू 0. अगेन जैसे हमने 2x2 में देखा d क्या रहता है, जो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं d1 a1 b1 y c1 फर्स्ट लाइन में, सेकेंड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो सेकेंड रो में, थर्ड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो थर्ड रो में. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, कांस्टेंट नहीं.
इससे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, और इसे डी से डिनोट किया जाता है, जैसे हमने 2x2 में देखा। इसके बाद डी एक्स, सेम एक्स के कोएफिशिएंट्स a1 a2 a3 तीनों इक्वेशन में जो है उसको हम c1 c2 c3 से रिप्लेस करेंगे, सॉरी d1 d2 d3, यहाँ पे कांस्टेंट d1 d2 d3 है। सो a1 a2 a3 को d1 d2 d3 से अगर रिप्लेस करेंगे तो जो हमें ये देखो d1 d2 d3 से रिप्लेस किया, बाकी दोनों कॉलम सेम है, ठीक है। तो ये जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा उसे हम कहेंगे dx। इसमें हमने क्या किया, a1 a2 a3 को रिप्लेस किया है कांस्टेंट d1 d2 d3 से, ओके। उसके बाद फिर dy क्या रहेगा, वही जो आपका y का कोएफिशिएंट है d में, उसे d1 d2 d3 से रिप्लेस करेंगे। आप देख सकते हो y के कोएफिशिएंट d1 d2 से d3 से रिप्लेस किए गए हैं, और ये जो डिटर्मिनेंट हमें मिलता है d में से इस तरह से, उसे dy कहा जाता है। हमने क्या किया है, इसमें d में जो कोएफिशिएंट थे y के b1 b2 b3, उसको रिप्लेस किया है कांस्टेंट d1 d2 d3 से रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हमें dy मिला। तो dz क्या है, a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3, यानी हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट d में कोएफिशिएंट्स जो हैं वेरिएबल z के, ये देखिए इन्हें हमने कांस्टेंट d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हो z के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट d1 d2 d3 लिखे गए हैं यहाँ पे, इसको हम dz कहते हैं। दैट इज c1 c2 c3 इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट d1 d2 d3 रिस्पेक्टिवली। नोट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे हम नोट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो इक्वेशंस दिए जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट जानते हैं तो गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक लेके जाएंगे पहले, फिर क्रैमर्स रूल यूज करेंगे, ओके। यहाँ पर हम लोग आए थे, यहाँ पे d1 dx dy dz एंड d फाइंड आउट करने के बाद क्रैमर्स रूल का जो ये फॉर्मूलीज है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सारे वैल्यूज, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगे, ओके। अब नोट डाउन करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by इक्वल टू c, यानी कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए और वेरिएबल दूसरे तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा टू के लिए, टू वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसके बाद 3 वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा, तो हम देखते हैं ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, सेम। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जो कांस्टेंट है वो एक साइड है और जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरे साइड। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो आप इजीली क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो कन्वर्ट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देन यूज द क्रैमर्स रूल टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है, इस पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक यहाँ पे आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। और हाँ, वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देखिए, आपको पीपीटी का पीडीएफ एंड मटेरियल का पीडीएफ जो है यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो रिलेटेड टू करिकुलम और चैप्टर, ओके। थैंक यू सो मच।